हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम भ्रूण की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, बीज की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन यानी कि चेंजेस ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, बीज का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स और बीज की जीवन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज सबसे पहले हम द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना और एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे किन्हें कहते हैं। वे पौधे जिनके सीड के जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए जो पहली लीव्स बनती है या पहली लीफ बनती है, जिन्हें हम कॉटिलिडन कहते हैं यानी कि बीजपत्र कहते हैं, उनकी संख्या एक होती है तो वो एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जबकि जिनके भ्रूण के विकास के दौरान द्विबीजपत्रियों में दो भ्रूण बनते हैं, उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधे बोलते हैं। यानी कि जिनमें एक बीजपत्र बनेगा यानी कि कॉटिलिडन बनेगा, वो मोनोकॉटिलिडन यानी कि एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जिनमें दो कॉटिलिडन बनते हैं, हम उन्हें द्विबीजपत्री पौधे यानी कि डाइकॉटिलिडन प्लांट्स बोलते हैं। शॉर्ट में हम इन्हें डाइकॉट और मोनोकॉट भी कह देते हैं। सबसे पहले द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। द्विबीजपत्री भ्रूण में दो कॉटिलिडन यानी कि दो बीजपत्र पाए जाते हैं। ये कॉटिलिडन जहां पर अटैच होते हैं, उस एक्सिस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। यानी कि जिस एक्सिस से कॉटिलिडन अटैच होते हैं, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उसमें एक एक्सिस होता है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी कि भ्रूणीय अक्ष, और इसे बोलते हैं टाइगेलम। टाइगेलम से ये जहां अटैच होते हैं, जहां पर ये दोनों कॉटिलिडन अटैच होते हैं, उस अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है। एपी माने ऊपर और नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है, यानी कि हाइपो माने नीचे। तो इसको बीजपत्राधार, उसको बीजपत्रोपारिक बोलते हैं। तो यानी कि जहां जो एम्ब्रियो का एक्सिस होता है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, उसके अक्ष को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी कि भ्रूणीय अक्ष। और जहां पर वो अटैच होता है उसको बोलते हैं, जहां पर कॉटिलिडन अटैच होते हैं, उससे ऊपर का जो भ्रूणीय भाग, भ्रूणीय एक्सिस का या भ्रूणीय अक्ष का जो पार्ट है, हम उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। और जो अक्ष का जो बीजपत्रों के अटैचमेंट के नीचे का पार्ट है, हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसे हम टाइगेलम बोलते हैं। एपिकोटाइल का शीर्षस्थ भाग यानी कि बिल्कुल एपिकल या टिप पार्ट जो होता है, वो प्लम्यूल यानी कि प्राकुर कहलाता है। और जो हाइपोकोटाइल का जो टिप वाला पार्ट है, उसे हम रेडिकल बोलते हैं यानी कि मूलांकुर बोलते हैं। रेडिकल से आगे जाकर रूट्स बनती हैं और प्लम्यूल से आगे जाकर शूट बनता है। शूट का मतलब होता है कि प्लांट का स्टेम यानी कि तना और उससे संबंधित जितनी भी संरचनाएं होती हैं, जैसे लीव्स है, पत्तियां, फल, फ्रूट्स एटसेट्रा, वो सब मिलकर क्या कहलाती है, शूट कहलाती हैं। प्रहो बोलते हैं। तो शूट बनाता है प्लम्यूल और रेडिकल बनाता है रूट। रैसे रूट, रैसे रेडिकल। अब लेकिन जो रूट है, ये रूट जो होती है वो कहलाती है टैप रूट। दो प्रकार की बेसिकली रूट होती हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें यानी कि रेडिकल। टैप रूट का मतलब क्या होता है, जो रूट्स रेडिकल से डेवलप होती है वो कहलाती है टैप रूट यानी कि मूसला जड़ें। और जो रूट रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होती है, उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे बरगद में, बैनियन में नीचे की तरफ रूट्स लटकी हुई होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। यानी कि कोई भी रूट जो रेडिकल से डेवलप ना हो, किसी भी पार्ट से डेवलप होती है, वो क्या कहलाती है, एडवेंटिशियस यानी कि अपस्थानिक जड़ें। और जो रूट रेडिकल से डेवलप होती है वो क्या कहलाती है, टैप रूट यानी कि मूसला जड़ें। अब ये डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है। इसी के जैसी संरचना लगभग होती है एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हमें इससे अलग पढ़ना होता है। और ये एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना इंपोर्टेंट भी है कि एक बीजपत्री जो
भ्रूण है यानी कि जो मोनोकॉट है, तो नाम से अब चल रहा है उसमें एक ही कोटिलिडन होता है और उसको हम बोलते हैं स्कुटुलम। ग्रास फैमिली में वो एक लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडन होता है जो लेटरल पोजीशन पे होता है, साइड में होता है, पार्श्व दिशा में होता है, सेंटर में नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं स्कुटुलम या वरुथिका। अब जो इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में वही प्रेजेंट होता है कि प्लम्यूल से शूट अपेक्स, नीचे की तरफ रूट कैप, और जो रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होती है। रेडिकल रूट बनाएगा आगे जाकर, यहां पर प्लम्यूल से शूट अपेक्स बन रहा है। इसके साथ साथ हमें दो चीजें और समझ में आनी चाहिए कि यहां पर हमें कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल दिखाई दे रहे हैं। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, तो हमेशा याद हमें क्या रखना है, जो राइजा वर्ड है वो रूट के लिए लगाते हैं। जैसे जो रूट की एपिडर्मिस होती है हम उसे राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, क्योंकि डर्मिस माने लेयर, राइजो मतलब रूट। तो रूट के लिए वर्ड हम जो यूज करते हैं वो क्या है, राइजो है। तो हमें याद कैसे रखना है, कोलियोराइजा, राइजा मतलब रूट, यानी कि जो रूट की यहाँ पर कवरिंग है उस एक्सटर्नल कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोराइजा, और उसके अपोजिट जो यानी कि शूट के चारों तरफ कवरिंग है हम उसको बोलते हैं कैलियोप्टाइल। तो यानी कि मोनोकॉट में शूट अपेक्स के ऊपर जो कवरिंग होगी वो कैलियोप्टाइल कहलाती है, और जो यहाँ पर रूट अपेक्स के चारों तरफ कवरिंग होगी यानी कि रूट वाले पार्ट की चारों तरफ जो कवरिंग होगी हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, और इसे इंग्लिश में हिंदी में भी कोलियोराइजा कैलियोप्टाइल बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक वर्ड और दिखाई दे रहा है, एपीब्लास्ट। एपी माने क्या था, बाहर की तरफ। तो एपीब्लास्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे मोनोकॉट्स में एक अनडेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित दूसरा बीज पत्र प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो डाइकॉट और मोनोकॉट के भ्रूण की होती है कि उनमें एक एक्सिस होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसके जहां पर अटैचमेंट पॉइंट होता है, जहां पर कोटिलिडन अटैच होते हैं, हम उसको बोलते हैं, उससे ऊपर के पॉइंट को एपिकोटाइल, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल, और एपिकोटाइल का जो टिप होता है वो प्लम्यूल, और नीचे जो हाइपोकोटाइल का टिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल से रूट बनती है और प्लम्यूल से शूट बनता है। मोनोकॉट में भी ऐसी प्रेजेंट है, रेडिकल शूट अपेक्स बना है प्लम्यूल से, लेकिन प्लम्यूल शूट अपेक्स के ऊपर कवरिंग कैलियोप्टाइल, रूट के ऊपर जो कवरिंग है वो कोलियोराइजा, एक एपीब्लास्ट जो दूसरा अल्प विकसित बीज पत्र होता है, और स्कुटुलम लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन होता है जो सिंगल कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट्स में। अब हम बीज यानी कि सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड और बीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंतिम उत्पाद है, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, आवर्तबीजी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अंतिम उत्पाद होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो बीज होता है यानी कि सीड होता है। बीज को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए सीड्स आर मैच्योर्ड और राइपेंड ओव्यूल, यानी कि जो परिपक्व ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। बीज की जो संरचना है उसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, बीज चोल यानी कि बीजावरण, बीज पत्र यानी कि कोटिलिडन, और भ्रूणीय अक्ष यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो बीज चोल है उसे हम सीड कोट कहते हैं, भ्रूणीय अक्ष को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, बीज पत्र को कोटिलिडन कहते हैं। बीज पत्र जो होता है वो 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, मोनोकॉट में 1 होते हैं और डाइकॉट में 2 होते हैं। तो सबसे पहले जो बीजावरण यानी कि बीज चोल है, सीड कोट है, तो ओव्यूल यूनिटैग्मिक और बाइटैग्मिक होते हैं, यानी कि किसी में 1 इंटेगुमेंट अध्यावरण होता है, किसी में 2 इंटेगुमेंट्स यानी कि अध्यावरण होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आउटर इंटेगुमेंट है यानी कि बाह्य अध्यावरण, वो टेस्टा में आउटर जो सीड कोट है उसमें कन्वर्ट होता है, जबकि जो इनर इंटीगुमेंट यानी कि आंतरिक अध्यावरण है वो इनर सीड कोट की जो लेयर है टैगमेंट उसमें कन्वर्ट होता है। यानी कि जो बीज के चारों तरफ कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, और सीड कोट का निर्माण किससे होता है, इंटीगुमेंट्स यानी कि अध्यावरण से होता है। जब एक ही होता है अध्यावरण इंटीगुमेंट तो एक सिंगल लेयर्ड होता है सीड कोट, लेकिन जब बाइटैग्मिक ओव्यूल में 2 होते हैं तो आउटर इंटीगुमेंट टेस्टा बनाता है, आउटर कवरिंग होती है, और इनर इंटीगुमेंट अंदर वाली कवरिंग टैगमेंट बनाता है। इनका बेसिक काम क्या होता है, अंदर वाले एम्ब्रियोनल एक्सिस को
सुरक्षा प्रदान करना होता है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कोटिलेडन दो हो सकते हैं या एक होते हैं। मोनोकॉट में एक कोटिलेडन होता है और डाइकॉट में दो कोटिलेडन होते हैं। जो कोटिलेडन होते हैं वो फर्स्ट लीव्स होती है, पहली लीव्स जो बनती हैं प्लांट्स के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन होते हैं। और इनका एक काम क्या होता है, पोषण प्रदान करना, प्रदान करना। जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसको ये पोषण प्रदान करते हैं। भ्रूणीय अक्ष, ये भ्रूणीय अक्ष है जिसे टाइगैलम बोलते हैं हम। टाइगैलम में शूट बनाने के लिए प्लम्यूल और रूट बनाने के लिए रेडिकल्स होती हैं। ये आउटर इंटेगुमेंट से बना हुआ टेस्टा है, ये इनर इंटेगुमेंट से बना हुआ टेगमेन है, और साथ में इसमें एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट हो सकता है और भ्रूणपोष भी प्रेजेंट हो सकता है। अब जो बीज है, उस बीज के अंदर दो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जिस पार्ट से टेस्टा से अटैच होता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो टेस्टा है, टेस्टा एक पॉइंट से अटैच रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और जो फ्यूनिकल होता है वो उसके स्टार्क के रूप में, एक स्कार के रूप में अटैच रहता है, उसे हिलम बोलते हैं। कुछ प्लांट्स में जो ओव्यूल होता है उसके चारों तरफ से स्टार्क लाइक या एक फ्लैशी स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो थर्ड इंटीगुमेंट को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है, उसे हम एरिल बोलते हैं। एरिल लीची में पाया जाता है और जो लीची होता है उसके अंदर जो इडिबल यानी खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है, जो थर्ड इंटेगुमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिल क्या होता है। एरिल क्या है कि थर्ड इंटीगुमेंट को रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करने वाला एक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लैशी हो जाती है और वो कुछ प्लांट्स के ओव्यूल से बाहर निकलती है और उसे हम एरिल बोलते हैं। एरिल जो होती है वो लीची में पाया था और लीची का जो इडिबल पार्ट होता है। अरंड में थर्ड इंटीगुमेंट निकलता है, इसे कैरंकल बोलते हैं। अब इस बीज के अंदर जो संरचनाएं उपस्थित होती हैं वो हम धीरे धीरे एक चार्ट के रूप में पढ़ेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर अब किससे बनी है और कौन सी स्ट्रक्चर से हम क्या बनाएंगे। अब हम बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ेंगे। जो बीज है उसके बनते समय जो ओव्यूल का फ्यूनिकल होता है, जिस स्टार्क से ओव्यूल अटैच होता है प्लासेंटा से, हम उसे फ्यूनिकल बोलते हैं। वो बीज का एक व्रंत यानी कि स्टार्क बनाता है, व्रंतक यानी कि हिलम, जहां पर वो अटैच होता है फ्यूनिकल ओव्यूल से, उसे हम व्रंतक यानी कि हाइलम बोलते हैं। तो वो आगे जाकर उसमें स्कार के रूप में ही प्रेजेंट होता है, व्रंतक या नाभिका या हिलम ही कहलाता है। बीजांड का है न्यूसिलस, यानी कि न्यूसिलस जो ओव्यूल का मेन पार्ट होता है वो बाद में डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में वो बरकरार रहता है एक पतली लेयर के रूप में, और उस टिश्यू को बोलते हैं पेरिस्पर्म, जैसे काली मिर्च में। और वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करता है, पोषक ऊतक की तरह काम करता है और डेवलपिंग भ्रूण को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। बाह्य अध्यावरण जो ओव्यूल के चारों तरफ बाहर वाला अध्यावरण कवरिंग है, आउटर इंटेगुमेंट, वो बाह्य कवच यानी कि टेस्टा में परिवर्तित हो जाती है। अंतः आवरण यानी कि इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो अंतः कवच यानी कि टैगमेन में कन्वर्टेड हो जाती है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टैगमेन। बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल, एज इट इज एक छेद के रूप में रहता है, जिसे माइक्रोपाइल ही बोलते हैं, बीजांड द्वार ही बोलते हैं। भ्रूण कोश में सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जबकि अंड कोशिका यानी कि एग सेल एक मेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाती थी। तो डिप्लॉइड जाइगोट अब क्या में कन्वर्ट हो जाता है, द्विगुणित भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। और द्वितीयक केंद्रक या जो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं वो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेट से फ्यूज होकर क्या बनाती है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश। अब हम बीजों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, बीजों का क्या महत्व होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स जो है वो दो तरह के महत्व देते हैं हमें, एक जैविक महत्व यानी कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और एक आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जैविक महत्व यानी कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में पहला है, स्थलीय पादपों में जल की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जो आवर्तबीजी पौधों से पहले के कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन
आवर्तबीजी पौधों में जल की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये स्थलीय पादप विदाउट जल के यानी कि बिना जल के ही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि सीड्स जो होते हैं उनको डिस्पर्जल के लिए या किसी और चीज के लिए सामान्यतः वाटर की आवश्यकता नहीं होती, और ये स्थलीय पादप बीजों की सहायता से बिना पानी अपना जीवन आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, आगे की जनरेशन को भी आसानी से बना देते हैं। दूसरा, जो सीड होता है, सीड के अंदर भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहता है, बेसिकली एंडोस्पर्म के रूप में, और ये भ्रूण के डेवलपमेंट के समय, विकास के समय उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। और जो सीडलिंग यानी कि जो नवांकुर होता है, छोटा सा प्लांट डेवलप होता है, उसे हम सीडलिंग बोलते हैं, उसको भी ये पोषण प्रदान करता है, जो इसके अंदर संचित भोजन है। सीड्स जो होते हैं प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। अब प्रकीर्णन से सहायता से दो चीजें फायदा होती हैं प्लांट को। एक तो अगर इसमें प्रकीर्णन ना हो तो क्या होगा, सीड्स सारे के सारे एक जगह गिर जाएंगे, और वहां पर जब वो जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, तो बहुत सारे प्लांट्स एक जगह बन जाएंगे, जिससे वहां पर पोषण की, लाइट की और अन्य चीजों की प्रतिस्पर्धा होगी, और सभी में संपूर्ण चीजें, आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं पाएंगी, क्योंकि चीजें सब उतनी होती हैं, और वहां प्लांट ज्यादा होने से वहां पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डिस्पर्सल से क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो वहां से बिखर कर कहीं और जाकर बिखरते हैं, जिससे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। एक तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, ऊपर से इनका जो डिस्पर्सल होने से इनकी जो जाति है, स्पीशीज है, वो अलग अलग जगह जाकर सेटल हो जाती है, जिससे अगर कहीं एक जगह की जाति खत्म भी हो जाए तो दूसरी जगह की जाति बरकरार रहती है, जिससे इनकी जो है एक्सटिंक्शन के चांस, इनके लुप्त होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बाद जो सीड कोट होती है, टेस्टा और टैगमेंट जो होते हैं, वो अंदर जो उपस्थित टाइनी जो एम्ब्रियो है या जो नाजुक एम्ब्रियो है, जो नाजुक स्ट्रक्चर्स है अंदर, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वो आसानी से सर्वाइव करते हैं। अगर सीड कोट ना होता तो उसके अंदर जो भ्रूण है, ये जो अंदर स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, वो जल्दी ही खराब हो जाती है। विभिन्नताएं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, सीड होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं दो जगह उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले जब मियोसिस के द्वारा गैमीट्स बनते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन से जब गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो मियोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2। प्रोफेज फर्स्ट जो 1 है, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 के अंदर पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, विनिमय बोलते हैं। उस क्रॉसिंग ओवर में दो क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिससे वहां पर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। दूसरा, एक मेल और एक फीमेल गैमेट जब आता है, मेल और फीमेल से, नर और मादा युग्मक नर और मादा से जब आते हैं, तो अलग अलग इंडिविजुअल से आने से, अलग अलग सदस्यों के आने से उनकी जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा चेंज होता है, और जब उनके फ्यूजन से, जाइगोट के फ्यूजन से, जो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग मदर और अलग अलग फादर से आए हैं, तो उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उसमें भी विभिन्नताएं क्रिएट होती है, यानी कि वेरिएशन क्रिएट होती है। और विभिन्नताएं जैव विकास का रॉ मटेरियल है, यानी कि विभिन्नताओं से ही जैव विकास होता है, और इन जैव विकास के कारण या इन विभिन्नताओं के डेवलप होने से कोई भी प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी बाह्य परिस्थितियों में, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन नहीं भी है, उनमें अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां, उसमें अपने आप को बेटर एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है, जिससे उसका जीवन सरल हो जाता है। और बीजों के द्वारा इनका गुणन होता है, अर्थात इनकी संख्या बढ़ती है और एक जाति अपने आप को बरकरार रखती है। तो बीजों में गुणन की क्षमता होती है, यानी कि नया प्लांट डेवलप करने की क्षमता होती है। तो पौधे उनके मल्टीप्लिकेशन को एंश्योर करते हैं, और उनका एक माध्यम है, गुणन का माध्यम है सीड से। लघु अवधि पौधे, जिन्हें इफीमेरल बोलते हैं, वो बहुत कम समय में अपना जीवन कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसे प्लांट्स जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उससे पहले वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड बना चुके होते हैं, और सीड्स जो होते हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों को पास कर देते हैं। और जब वो प्रतिकूल परिस्थितियां पास हो जाती हैं, चली जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां वापस आती है, तो सीड दोबारा से जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इससे सीड उन प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करने में सहायता करते हैं, जिससे वो प्रतिकूल परिस्थितियां झेल जाते हैं। क्योंकि प्लांट्स छोटे समय की अवधि के लिए है, इसलिए वो उसको झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उससे पहले वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड्स बना देते हैं, और वो सीड्स प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करते हैं। बीजों में वायबिलिटी, यानी कि जीवन क्षमता उनकी, यानी कि उनके अंकुरन की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, जिससे जो सूखा और महामारी जैसी जो परिस्थितियां आ जाती हैं उनको भी वो आसानी से पास कर जाते हैं और वो नष्ट होने से बच जाते हैं।
इसके बाद आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। हमारे खाद्य आपूर्ति का हम जो फूड लेते हैं उसका 70% से भी ज्यादा जो पोर्शन होता है हम प्लांट से, सीडों से प्राप्त करते हैं। सीरियल्स जो होते हैं, व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, ग्रासेस फैमिली के मेंबर्स, उनको बेसिकली हम खाने के रूप में यूज करते हैं। सीरियल्स क्या होता है? एक फ्रूट होता है जिसमें फ्रूट वाल और सीड वाल आपस में फ्यूज, जैसे कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो सीड और फ्रूट वहां पर लगभग एक ही बात है। तो फ्रूट जो होता है कैरियोप्सिस होता है, जिसमें सीड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो वहां पर हम उसको खाने के रूप में यूज करते हैं और ये हमारे खाद्य आपूर्ति का 70% से भी ज्यादा पार्ट बनाती है। इसके अलावा औषधियां, मसाले, पेय पदार्थ और तेल आदि भी बहुत सारे बीजों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कृषि का। हमारी जो कृषि है वो बेसिकली किस पर निर्भर है? सीडों पर निर्भर है। जो भी हम ज्यादातर फसलें उत्पन्न करते हैं वो हम अपने बीजों से उत्पन्न करते हैं। अब हम बीजों की जीवन क्षमता यानी कि वायबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सल के बाद कोई बीज कितने समय तक वायबल रहता है वो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो अलग अलग जाति के बीजों में अलग अलग होती है। लेकिन वायबिलिटी है क्या? कि बीज की वह क्षमता जिसके द्वारा वह किसी विशेष समय अवधि तक अंकुरण करने के सक्षम बना रहता है, यानी कि उसके डिस्पर्सल के बाद, बिखरने के बाद वो कितने समय तक अपने आप को अंकुरित कर सकता है, उसकी वो क्षमता एक विशेष समय अवधि तक, उसकी वो क्षमता क्या कहलाती है? वायबिलिटी ऑफ सीड, यानी कि बीजों की जीवन क्षमता। यानी कि जीवन क्षमता क्या है? किसी भी बीज की वह क्षमता जिससे वह अपने आप को डिस्पर्सल के बाद अंकुरण के लिए सक्षम बनाए रखता है, सक्षम होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी ऑफ सीड। अलग अलग जाति के प्लांट्स के अलग अलग वायबिलिटी होती है, यानी कि हर पौधे की अपनी एक अलग वायबिलिटी, उसका अपना एक गुण होता है और इसकी ये वायबिलिटी कुछ सप्ताह से लेकर अनेक वर्षों तक हो सकती है। जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं वो है ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ये आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त हुए थे इसके बीज और इसकी वायबिलिटी 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्षों के बाद ये प्राप्त हुए थे, उसके बावजूद भी इनमें आसानी से अंकुरण हुआ और इनमें सामान्य पुष्पन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है खजूर, फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा, यानी कि जो खजूर है उसके जो बीज होते हैं वो मृत सागर से प्राप्त हुए थे हेराइड्स पैलेस के पास और उसकी वायबिलिटी 200 वर्ष तक की थी। 200 वर्ष तक प्राप्त होने, 2000 वर्षों के बाद भी ये वायबल रहे और आसानी से अंकुरित होकर नए प्लांट्स बनाए। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।